गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ नेहा रावत। तो आज हम कोर्स फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी में जो हमने एप्लीकेशंस ऑफ फंजीसाइड स्टार्ट किया था, आज उसका हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। तो लास्ट टाइम हमने एप्लीकेशन ऑफ फंजीसाइड्स में जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने ये देखा था कि एप्लीकेशन जो फंजीसाइड्स का हम एप्लीकेशन करते हैं वो डिफरेंट फॉर्म में करते हैं। ठीक है, डिफरेंट फॉर्म में, जैसे जस्ट लाइक स्प्रे के फॉर्म में आप एप्लीकेशन उसका करते हैं फंजीसाइड्स का, प्लस आप डस्ट के फॉर्म में, स्मोक के फॉर्म में, फॉग के फॉर्म में, और एरिसॉल वगैरह, ठीक है, सॉल्यूशन वगैरह, सॉल्यूशन वगैरह वो करके स्प्रे करके, ठीक है। इस मतलब डिफरेंट डिफरेंट काइंड से आप जो एप्लीकेशन है वो कर सकते हो। तो इसमें हमने ये भी देखा कि हमने स्टार्ट किया था सीड ड्रेसिंग कि पहले हम सीड ड्रेसिंग में सीड को हम किस तरीके से ट्रीटमेंट करके आप उसका एप्लीकेशन कर सकते हैं, तो उसको हमने देखा था। तो सीड ड्रेसिंग में हमने 3 तरीके के देखे थे, केमिकल, मैकेनिकल, केमिकल और फिजिकल। ठीक है, हमने 3 तरीके की बात की थी कि मैकेनिकल तरीका होता है सीड ड्रेसिंग का, फिर उसके बाद केमिकल तरीके से आप कर सकते हो, देन फिजिकल तरीके से। तो हमने जो मैकेनिकल तरीका देखा था, तो हमने मैकेनिकल तरीके में ये देखा था कि आप क्या करो कि या तो आप ना सेपरेट कर दो, ठीक है, जो डिजीज वो है सीड है उसको आप हेल्दी सीड से आप सेपरेट कर दो। अब आप ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये डिजीज सीड है या नहीं है? जैसे क्या हो जाता है कि कई बार हमने ये देखने के लिए मिलता है कि जो डिजीज सीड होते हैं ना वो साइज में लार्ज होती है, बड़ी होते हैं साइज में, ठीक है, एज कम्पेयर टू हेल्दी सीड। तो आप वैसे करके उसको आइडेंटिफाई करके आप सेपरेट कर सकते हो, और सीवी की मदद से आप उसे सेपरेट कर सकते हो। सीव्स जो होता है, छन्नी वगैरह, उसकी मदद से आप कर सकते हो। प्लस आप मतलब आप ना जो फ्लोटेशन टाइप की जो ट्रीटमेंट्स है उसके थ्रू भी आप कर सकते हो कि वाटर में, उसमें क्या हो जाता है कि जो इन्फेक्टेड सीड्स वगैरह हैं, क्योंकि वो हल्के हो जाते हैं वेट में ना, तो इसलिए वो क्या हो जाता है, वो उसमें पानी में ऊपर में ना तैरने लग जाता है। तो इस तरीके से आप उसे अलग मतलब पानी में ऊपर में आ जाता है वो, तो इस तरीके से आप उसे अलग कर सकते हो। फिर हमने देखा था नेक्स्ट इसमें कि केमिकल मेथड्स होते हैं। तो हमने केमिकल मेथड्स में ये देखा था कि जो केमिकल मेथड्स है उसमें जो फंजीसाइड्स वगैरह का आप यूज करके से ड्रेसिंग कर सकते हो, और बहुत सारे फंजीसाइड्स जैसे आप यूज कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के। तो उसमें जैसे डिसइंफेक्टेंट जो आप यूज करते हो, तो वो एक होता है डिसइंफेक्टेंट, तो वो लंबे समय तक के लिए वो नहीं रहता है, ठीक है। फिर हमने देखा था कि जो ये केमिकल मेथड्स है, केमिकल मेथड्स में 3 टाइप्स के होते हैं, एक ड्राई होता है, एक वेट होता है, एक स्लरी होता है। आज हम स्लरी के बारे में बात करेंगे। तो ड्राई और वेट, हमने ड्राई और वेट देखा था ट्रीटमेंट। तो ड्राई और वेट ट्रीटमेंट में क्या होता है कि आप ना जो ड्राई ट्रीटमेंट में आप क्या करते हो कि जो फंजीसाइड्स है, फंजीसाइड्स को एक रोटेटरी इसमें ड्रम में आप रख देते हो, और उसमें आप सीड डाल देते हो, और उसको खूब अच्छे तरीके से आप रोटेट करते हो। तो उससे क्या होता है कि जो फंजीसाइड है ना वो सीड के सरफेस पे कोटिंग टाइप की, आपको एक लेयर टाइप की कोटिंग टाइप की हो जाएगी, और फिर आप उसको सोइंग कर देना। तो ये होता है ड्राई मेथड। इसमें आपको पानी का, लिक्विड का, किसी भी प्रकार का आपको यूज करने की जरूरत नहीं होती है। डायरेक्ट आप फंजीसाइड और सीड का यूज करके आप उसे सोइंग कर सकते हो। लेकिन ये वाली जो सीड है ना, इसको आप लंबे समय तक नहीं रख सकते हो, ठीक है। फिर हमने देखा वेट सीड ट्रीटमेंट। तो वेट सीड ट्रीटमेंट हमें नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि आपको लिक्विड फॉर्म में यूज करना है। तो वेट सीड ट्रीटमेंट है ना। एक और चीज था, जो ड्राई सीड ट्रीटमेंट था वो हम कभी भी जो प्लांटिंग मटेरियल्स वगैरह है सिर्फ सीड में करते हैं। प्लांटिंग मटेरियल जैसे ये हो गया, आपका ट्यूबर हो गया, कॉर्न हो गया, या अदर वेजिटेटिव प्लांटिंग मटेरियल्स हो गए, इनके लिए आप यूज नहीं करते हो। इनके लिए आप जो यूज करोगे वो करोगे वेट सीड ट्रीटमेंट का आप यूज करोगे, ठीक है। तो फिर इसी वेट सीड ट्रीटमेंट में फिर हम देखेंगे, वेट सीड ट्रीटमेंट में हमने देखा कि सीड या सीडलिंग मतलब सीड डीपिंग या सीड सोकिंग हमने देखा था। तो इसमें क्या होता है, आप ना सीड को सोक करके रख देते हो, और सीड को आपने सोक करके रख दिया, प्लस उसको थोड़ा टाइम उसको ज़्यादा लगता है। और फिर इसके बाद क्या होता है, इससे डिप ट्रीटमेंट हम ना पैडी वगैरह जो क्रॉप्स है उसके लिए यूज़ करते हैं, और काफ़ी इफेक्टिव रहता है। फिर हमने देखा सीड डिपिंग और सीड या रूट सीडलिंग डिपिंग और रूट डिपिंग वगैरह हमने देखा। तो उसमें हमने ये देखा
कि जो सीडलिंग वगैरह होती है उसको आप क्या करते हो, उसको आप मतलब कुछ टाइम के लिए कुछ मिनट्स के लिए कह सकते हैं आप, कि कुछ मिनट्स के लिए आप इसको डिप करके रखते हो। और इससे क्या हो जाती है, जो सीडलिंग में जो ब्लाइट और रॉटिंग वगैरह ज्यादा होती है ना सीडलिंग में, तो वो आपको उसका वो उसके अगेंस्ट में आपको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ये फंजीसाइड्स वगैरह जो आप यूज करते हो सीडलिंग के टाइम पे। तो इस तरीके से हमने सीडलिंग देखा था। फिर हमने देखा कि राइजोम टिप होता है। तो राइजोम में क्या होता है, अ, उसको राइजोम को हम लोग ना काफी मतलब सीडलिंग के कंपेयर में थोड़ा ज्यादा टाइम के लिए हम डिप करके रखते हैं, ताकि रॉटिंग वगैरह राइजोम में जो सॉइल पैथोजन की वजह से होती है वो ना हो। ठीक है, फिर हमने सेट डिप और सकर डिप। तो सेट्स वगैरह उसमें होता है, शुगर कैन वगैरह में होता है। तो हमने देखा था कि जो शुगर कैन होता है उनमें जो सेट्स वगैरह होते हैं, तो उसमें हम लोग यूज करते हैं फंजीसाइड्स वगैरह, और थोड़ा लंबे समय के लिए। ठीक है, राइजोम के कंपेयर में थोड़ा ज्यादा समय 30 मिनट्स के लिए हम डिप करके रहते हैं, अकॉर्डिंग टू द वेजिटेटिव पार्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, कि वो वेजिटेटिव पार्ट कितना किस तरीके का, उसके अकॉर्डिंग हम उसका टाइम लेते हैं उसको। और फिर सेकंड वन है शक्कर। तो शक्कर शक्कर में भी हम जैसे शक्कर ना एक तो टेपियोका का और जो पाइनएप्पल होता है, तो पाइनएप्पल का शक्कर आप यूज कर सकते हो, यूज करते हैं इसे एज अ सॉइल बॉर्न डिजीज के अगेंस्ट। आपको प्रोटेक्शन मतलब मेथड ऑफ प्रोटेक्ट करता है आपको। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा था कि ट्रीटमेंट किस तरीके से होती है। और हम जो हमने ये सीड ड्रेसिंग जो स्टार्ट किया था, उसमें हमने केमिकल में हमने ड्राई और वेट कंप्लीट कर लिया था। अब हम उसमें ही स्लरी ट्रीटमेंट देख रहे हैं, जिसको सीड पेल्टिंग भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, इन दिस मेथड की जो केमिकल्स हैं वो अप्लाई किया जाता है इन अ फॉर्म ऑफ थिन, जो थिन ना प्लास ये है पेस्ट के फॉर्म में। ठीक है, तो आप एक पेस्ट टाइप का आप यूज करते हो। पेस्ट बनाने में क्या होता है कि आपको वाटर की क्वांटिटी कैसी चाहिए, कम चाहिए। ओके, ये चीज याद रखना। और जो एक्टिव मटेरियल है वो थोड़ा सा मतलब एक्टिव मटेरियल इस तरीके का आपको यूज कर, मतलब एक्टिव मटेरियल आपको घोल टाइप का बना देना है। अब एकदम ऐसा घोल भी नहीं है, ऐसा पेस्ट टाइप का बनाना है कि वाटर की क्वांटिटी उसमें कम हो। ठीक है, कि आप पेस्ट कर सके उसको। तो ये रिक्वायर्ड करता है फंजीसाइड की स्लरी में। और इसमें जो क्वांटिटी है फंजीसाइड्स की, ठीक है, मिक्स करना है स्पेसिफिक क्वांटिटी के साथ फंजीसाइड को। और इस प्रोसेस में स्लरी गेट डिपॉजिटेड, मतलब जो सरफेस है सीड का, इन द फॉर्म ऑफ थीन पेस्ट के फॉर्म में आपको जो सीड का सरफेस पे है आपको पेस्ट होते हुए दिख जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली ना अब आप ये सोच रहे होंगे कि ड्राई सीड ट्रीटमेंट में भी तो हमने यही किया था, लेकिन ड्राई में हमने वाटरिंग का यूज तो बिल्कुल नहीं किया था। उसमें भी भले कोटिंग हो रही थी फंजीसाइड की, लेकिन वहां पे हमने वाटर कंटेंट यूज नहीं किया था। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम वाटर कंटेंट यूज कर रहे हैं। तो ये रीजन है कि जो ड्राई सीड ट्रीटमेंट में और स्लरी ट्रीटमेंट में। ठीक है, और फिर इसके बाद कोटिंग होने के बाद क्या कर देते हैं, हम इसे इसे ना ड्राई होने के लिए रख देते हैं। ठीक है, जैसे पेस्ट हो गया उसके बाद। तो एक चीज ये हो जाती है कि ड्राई सीड ट्रीटमेंट में ना क्या होता है कि जब हम उसमें जो सीड्स है, सीड्स को हम लोग पाउडर में डालते हैं। तो आप अगर साइड में रख देते हैं जैसे सीड को उठा के, तो उसमें क्या होता है कि मतलब जो वो है फंजीसाइड है। ठीक है, तो फंजीसाइड्स का जैसे क्योंकि ड्राई फॉर्म होता है, तो इजीली मतलब निकल जाने का बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, कि चांसेस तो काफी होते हैं उसके, कि वो जैसे आप कहीं ऐसे बॉक्स वगैरह में रख दो, फिर वहां से उठा के आप डब्बों में रख दो, तो ऐसे झड़ते जाता है वो एक तरीके से ना। तो ड्राई और स्लरी में क्या होता है, आपने ऑलरेडी उसकी कोटिंग कर दी। ठीक है, कोटिंग की, कोटिंग करने के बाद आप इसको ड्राई होने के लिए रख दे रहे हो। तो उसमें क्या हो जाता है, अब आपने इसको ड्राई होने के लिए रख दिया, तो इसमें क्या होता है कि जो आपका सीड है ना, तो सीड के सरफेस पे कोटिंग की, फिर वो ड्राई होने के बाद कैसे हो जाती है, हार्ड सी हो जाती है, क्योंकि उसमें पानी और एक्टिव मटेरियल मिक्स है। तो वो हार्ड सी हो जाती है कोटिंग थोड़ी सी। तो उससे क्या हो जाता है कि वो उसमें से निकलता नहीं है। तो लाइक वाइज, ठीक है। फिर ऑलमोस्ट ऑल द सीड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैव अ स्लरी ट्रीटर। जितने भी सीड प्रोसेसिंग यूनिट्स है उसमें स्लरी ट्रीटर्स है। और ये जो स्लरी ट्रीटर्स है, ये क्वांटिटी ऑफ द फंजीसाइड जो होती है स्लरी मिक्स में, वो स्पेसिफाई करती है क्वांटिटी ऑफ सीड का बिफोर द सीड लॉट इज बैग। ओके,
अब क्या होता है कि जो स्लरी ट्रीटमेंट है बहुत ज्यादा एफिशिएंट होता है देन रोटेटरी सीड ड्रेसर। मैंने आपको भी बताया कि रोटेटरी सीड ड्रेसर के कंपेयर में जो स्लरी ट्रीटमेंट है ये ज्यादा इफेक्टिव होता है। और इवन तो ना इसमें आपकी जो केमिकल्स वगैरह जो आप फंजीसाइड्स वगैरह यूज कर रहे हो तो आपके इसमें मतलब बहुत ज्यादा इसमें ये जो सीड ड्रेसर्स है इसमें बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपका फंजीसाइड आप जब तक आप सोइंग करते हो तब तक ये आपका मोस्टली जो फंजीसाइड से वो क्या हो गया है कि वो मतलब उस सीट में जितना अमाउंट का चाहिए था उतना अमाउंट है ही नहीं, है ना। जैसे हमने देखा था जैसे थीरम होता है तो थीरम हमें कैसे यूज करना पड़ता है 2 ग्राम पर केजी ऑफ सीड के हिसाब से आपको यूज करना है। तो आप अगर आपने 2 ग्राम पर केजी ऑफ सीड के हिसाब से अगर यूज किया, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ऐसा कोई फंजीसाइड लिया जो कि आपको ड्राई सीड ट्रीटमेंट के तौर पे आप यूज कर रहे हो उससे, तो उसमें क्या होता है कि उतना वो जो केजी पे उतना ग्राम है वो तो ऑब्वियस सी बात है ड्राई की वजह से वो क्या हो जाएगा वो एक तरीके से मतलब रिमूव हो जाएगा क्योंकि ये एयर वगैरह से भी एयर से भी पार्टिकल्स वगैरह आपको पता ही है कि एयर से भी पार्टिकल्स इधर उधर मूव वो करते हैं, मतलब डस्ट के फॉर्म में अगर आपने डाला है तो ऑब्वियस सी बात है तो वो एक तरीके से झड़ सा जाएगा। तो इस तरीके से और जो स्लरी में क्या हो जाता है आपकी कोटिंग की वजह से वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिव होता है, इसीलिए बेसिकली स्लरी ट्रीटमेंट को हम ज्यादा जो इफेक्टिव मानते हैं और ज्यादा हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो सिर्फ जो पेटलिंग जो होता है रागी में, ठीक है, जो पेटलेट्स होता है ना, तो जो पैलेट्स होता है वो उस फॉर्म में, ठीक है, तो सीड्स का पैलेट्स वगैरह हम रागी में करते हैं, इसमें पेस्ट करते हैं। अब मिक्स करेंगे आप 2.5 ग्राम कार्बेंडाजिम को 40 ml ऑफ वाटर के साथ और ऐड करेंगे 0.5 ग्राम ऑफ गम थ्री फंजीसाइड सॉल्यूशंस में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐड जब आप करते हैं 2 kg ऑफ सीड्स को टू दिस सॉल्यूशंस एंड मिक्स थॉरली टू एंश्योर अ यूनिफॉर्म जो कोटिंग हो रही है ना फंजीसाइड्स में पूरे सीड्स के ऊपर, ठीक है, ये होनी चाहिए। अब ड्राई सीड अंडर द शेड्स कर दो आप और फिर इसके बाद ट्रीट करो सीड्स को 24 आवर्स के लिए प्रायर टू सोइंग, सोइंग के पहले 24 आवर्स के लिए आप क्या कर दो, सीड को आप ट्रीट कर दो, ओके। मतलब आपको जब आपने स्लरी में आपने यूज किया ना आपको डायरेक्टली सोइंग नहीं करनी है उससे, आपको 24 घंटे तक मतलब जो सीड है ना उसको ट्रीटेड करना है, सोइंग के पहले आपको रखना है उसको, डायरेक्ट नहीं करना है आपको सोइंग, ओके। और उसको जो छाव में सुखाना है न कि धूप में सुखाना है, क्योंकि धूप में सुखाने से क्या हो जाता है जो फंजीसाइड से कुछ फंजीसाइड्स ऐसे होते हैं और इवन तो मोस्टली फंजीसाइड ऐसे होते हैं जो सन के इसमें इफेक्ट में सनलाइट के इफेक्ट में बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो इसी वजह से वो अफेक्ट मतलब उनकी जो कैपेसिटी होती है ना फंजीसाइड की वो खत्म हो जाती है, तो इसीलिए कहते हैं कि फंजीसाइड्स वगैरह केमिकल्स वगैरह को ना सनरेज से दूर रखा करो, इवन तो कभी कभी ऐसा भी देखा गया कि रिएक्शन भी होता है चीजों का, ठीक है, तो इस वजह से आप थोड़ा सा दूर वो करा करें, शेड में उसे ड्राई किया करें। और फिर नेक्स्ट वन है स्पेशल मेथड ऑफ सीड ट्रीटमेंट। तो अब हम देखेंगे स्पेशल मेथड्स जो होता है सीड ट्रीटमेंट के दूसरे स्पेशल मेथड। तो हम कॉटन में किल करने के लिए सीड बॉर्न फंजीसाइड और बैक्टीरिया को हम यूज करते हैं। अब क्या यूज करेंगे हम, सीड ट्रीटमेंट करेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एट द रेट ऑफ 100 ml पर केजी ऑफ सीड 2 से 3 मिनट तक। फिर डन, ये जो सीड्स है इसको वॉश करेंगे 2 और 3 टाइम्स, थॉरोली आप वॉश करोगे विथ कोल्ड वाटर और उसको फिर शेड ड्राई कर दोगे। तो आफ्टर ड्राई के बाद क्या होता है कि अगेन जो उसको आप ट्रीट करोगे कैप्टान और थीरम के साथ 4 ग्राम पर केजी बिफोर सोइंग। और इसका फॉर एग्जांपल एसिड जो जिलेटिंग इन कॉटन होता है ना, तो उसमें उसमें आप यूज करते हो उसे, ठीक है। तो बेसिकली इससे क्या होता है कि जो सीड बॉर्न जो है कॉटन में वो उसके अगेंस्ट ये जो मेथड है ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव, और ये याद रखना आप ये मेथड कि आप पहले क्या कर रहे हो, सीड को ट्रीट कर रहे हो सल्फ्यूरिक एसिड से, ठीक है, H2SO4 से आप ट्रीट कर रहे हो 100 ml पर केजी ऑफ सीड। अगर आपने 1 किलो सीड लिया तो 100 ml आप लोगे और उसको सिर्फ ज्यादा टाइम के लिए नहीं रखोगे, आप 2 से 3 मिनट तक रखोगे क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड
काफी वो होती है ना, तो इसी वजह से, ठीक है। और फिर उसके बाद जो ये सीड ट्रीटमेंट है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड से H2S जो गैस होता है वो रिलीज होता है, ठीक है। तो फिर ये जो सीड ट्रीटमेंट है, फिर उसको आप उसके बाद आप ना सीड को वॉश कर दोगे थॉरोली 2 से 3 बार आप अच्छी तरीके से, क्योंकि आप अगर अच्छी तरीके से वॉश नहीं करोगे तो उसकी जो गैस के जो हार्मफुल फ्यूम्स वगैरह और जो गैसेस वो है तो वो उसमें सीड में रह जाएंगे, वो इफेक्टिव नहीं होता है, हार्मफुल होता है, ठीक है। और आप इसको वॉश कोल्ड वाटर से ही करोगे और फिर उसके बाद उसको ड्राई करने रख दोगे। फिर देन आफ्टर ड्राई या आप क्या करोगे, इसको अगेन ट्रीट करोगे ड्राई होने के बाद कैप्टान और थीरम से आप इसको ट्रीट करोगे, ओके। कैप्टान किसका है, हेट्रो हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन जो मैंने आपको बताया था, तो उसका है, ठीक है। और थीरम, थीरम का आप यूज करोगे डाइथियो कार्बामेट का है, जो डाई अल्कलाइन जो मेथड है ना, डाइथियो कार्बामेट जो डाई अल्कलाइन पार्ट है उसमें आता है थीरम, ओके। तो 4 ग्राम पर केजी सोइंग बिफोर। तो जो ये थीरम वगैरह है, तो ये थीरम क्या करता है, ये जो कैप्टान है, कैप्टान आपका एक्सटर्नल सीड बॉन्ड के अगेंस्ट इफेक्टिव होता है, और जो थीरम है ये क्या करता है, ये इंटरफेरेंस करता है। कहाँ जाके इंटरफेरेंस करेगा, एंजाइम जो होते हैं ना, फंजाइम्स वगैरह में जो एंजाइम वगैरह तो उसका इंटरफेरेंस करता है क्रेब्स साइकिल में, ओके, वहां पे जाके इंटरफेरेंस करता है। इंपॉर्टेंट चीज है, जो मैं बीच में बता रही हूँ आपको, नोट डाउन कर लेना इस चीजों को। अब फिजिकल मेथड, अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने केमिकल और मैकेनिकल और केमिकल हमने दोनों पार्ट कवर अप कर लिया। अब नाउ वी विल सी व्हाट इज द नेक्स्ट एंड द फिजिकल पार्ट, ओके। तो फिजिकल मेथड में क्या होता है, तो फिजिकल मेथड में क्या होता है कि जो सीड्स है ना वो आप उसको ट्रीट कर रहे हो प्रोसेसर एंड डू नॉट इन्वॉल्व यूज ऑफ फंजीसाइड्स, ठीक है। अब आप यहाँ पे जो सीड का ट्रीटमेंट कर रहे हो, बेसिकली आप उस पे ना फंजीसाइड का यूज नहीं कर रहे हो। और इसमें आप कैसा यूज कर रहे हो, जैसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये जो फिजिकल मेथड है ना, मोस्टली पता है हम कैसे कब यूज करते हैं, जब ना जो डोमिनेंट वो होते हैं, जो सीड्स होते हैं, जो डोमेंट होते हैं सीड्स, ठीक है। तो सीड्स क्या हो जाते हैं, सीड्स भी ऐसे टेम्परेट जो रीजन में ना सीड्स में डोमेंट कंडीशन में चले जाते हैं, ताकि जब उनका सोइंग टाइम आता है तब आप उससे मतलब उनको इफेक्टिव वो देकर ट्रीटमेंट देकर आप उसको डोमेंट स्टेज से वो कर सकते हो, रिलीज कर सकते हो, ठीक है। और सीड ट्रीटमेंट फिजिकल तरीके से आप सीड बॉर्न इन्फेक्शन के लिए भी अगेंस्ट ये इफेक्टिव होता है। तो आप हॉट वाटर ट्रीटमेंट दे सकते हो या हॉट एयर या स्ट्रीम ट्रीटमेंट दे सकते हो। तो इससे क्या हो जाता है, जो सीड बॉर्न जो इन्फेक्शन होते हैं ना उनको एलिमिनेट कर सकते हो। तो ये होता है फिजिकल तरीके से आपको ट्रीटमेंट देना, ओके। अब क्या होता है कि ये मेथड ना बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, क्योंकि इसमें कंट्रोलिंग होता है सर्टन जो इंटरनल जो सीड बॉर्न डिजीजेस है, लाइक लूज स्पॉट, ठीक है, लूज स्पॉट ऑफ वीट वगैरह जो है ना, तो उसके अगेंस्ट, ठीक है, यहाँ पे वीट आएगा, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट ये क्या है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। कैसे, क्योंकि आप ना हॉट वाटर ट्रीटमेंट दे रहे हो, तो हॉट वाटर ट्रीटमेंट आप काफी गर्म इसमें दोगे है ना, तो उससे लूज स्पॉट जैसे जो डिजीज है इनके कंट्रोल के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, तो वीट में, ठीक है। और सिस्टमिकली ये इन्फेक्टेड डिजीज जो वायरस और एमएलओ से भी होता है, उनके अगेंस्ट भी ये इफेक्टिव है। और कुछ कॉमन जो फिजिकल मेथड्स है वो इस प्रकार है। पहला है हॉट वाटर ट्रीटमेंट, WHT, ओके, मैंने आपको बताया था। तो हॉट वाटर ट्रीटमेंट में आप क्या करोगे, आप ना सिड को सोक करके रखोगे, ठीक है, हॉट कोल्ड वाटर में आप इसको सोक करके रख दोगे 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड में 5 घंटों के लिए। और फिर देन उसके बाद क्या हो जाता है, तो यहाँ पे मैंने आपको डोरमेंट की बात बताई थी, तो यहाँ पे इंड्यूस करता है डोरमेंट माइसेलियम को कि ग्रो करने के लिए, ओके। तो जब आप कोल्ड वाटर में आप डालोगे तो डोमेन माइसेलियम ग्रो होने लग जाएगा। फिर देन उसी के बाद आप क्या करोगे, इस सीड को हॉट वाटर ट्रीटमेंट दे दोगे 50 से 54 डिग्री सेंटीग्रेड में। आपने हॉट वाटर ट्रीटमेंट दे दिया 50 से 54 डिग्री सेंटीग्रेड में टू किल 10 मिनट फॉर 10 मिनट्स टू किल दी माइसेलियम, ठीक है, 10 मिनट लगेंगे मतलब आपको माइसेलियम को किल करने में, ठीक है। तो 10 मिनट तक ही आपको देना है ताकि माइसेलियम किल हो जाए, ओके। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने अगर वाटर बॉईल कर दिया, वाटर बॉईल किया आपने 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन अराइज होता है
कि आपने अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड में वाटर बॉईल कर दिया, आपको लेना है 50 टू 45 50 टू 54 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड आप 50 डिग्री सेंटीग्रेड कैसे लोगे, ठीक है। ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप कितना मतलब, क्योंकि ठंडा होने में 50 टू 54 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आप उसको ठंडा होने में रखोगे तो उतना टाइम आप लोगे फिर वो। और कई बार ऐसा देखा भी गया है कि ऑन द फील्ड, अगर आप फील्ड में हो, फार्मर हो और आप आपको ट्रीटमेंट करना है, आप ये कब तक देखते रहोगे, कैसे देखोगे कि 50 डिग्री हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके लिए एक मेथड होता है। इसमें क्या होता है, आप बॉईल कर दो वाटर को, बॉइलिंग 100 डिग्री में होती है, हम सबको ही पता है। तो 100 डिग्री में जैसी बॉइलिंग होती है, तो जितना अमाउंट आपने वाटर लिया, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने वाटर लिया है 5 लीटर, ओके, 5 लीटर आपने बॉइल किया, उतना ही आप 5 लीटर वाटर ले लो। वो कौन सा वाटर, ठंडा वाटर, ठीक है। अब वो ठंडा वाटर जो आप कोल्ड वाटर ले रहे हो 5 लीटर, उसको आप ये जो ऑलरेडी आपने जो बॉईल किया है ना 5 लीटर वाटर, उसमें आप मिक्स कर दो। तो जब आप उसे मिक्स करोगे उतना ही अमाउंट, हाँ उससे ज्यादा नहीं, उतना ही जितना आपने बॉइलिंग के लिए लिया है, उतना ही अमाउंट जब आप मिक्स कर दोगे तो वो 50 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है ऑन द फील्ड आपको वर्क करने का। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि जो माइसीलियम होता है, माइसीलियम को आप इजीली किल कर सकते हो, ओके। तो हम कोल्ड वाटर ट्रीटमेंट पहले इसमें इसलिए देते हैं, सीड को इसलिए हम सोक करके रखते हैं ताकि एक जो माइसीलियम वगैरह है उनको मॉइस्चर, मतलब उनको ना ग्रो करने के लिए मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो ना ग्रो, जब हम उनको मॉइस्चर देते हैं तो वो ग्रो करने लग जाते हैं। और फिर ग्रो करने के बाद जैसे ही वो ग्रो करेंगे वैसे अगर आप इसे हॉट ट्रीटमेंट दे देते हो तो इजीली किल हो जाते हैं, ठीक है। इफेक्टिव है लूज स्मट ऑफ वीट के अगेंस्ट, ये एग्जांपल अच्छे से याद रखना। जो लूज स्मट ऑफ वीट है ना उसके अगेंस्ट ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है हॉट वाटर ट्रीटमेंट। फिर जो शुगर कैन की जो सेट्स वगैरह होते हैं उनको भी आप 50 डिग्री सेंटीग्रेड में आप ट्रीट करो 2 घंटे के लिए, और उसको एलिमिनेट करो। ग्रासी जो शूट पैथोजेंस है उनसे आप वो जो ग्रासी शूट पैथोजेंस है वो आपका एलिमिनेट हो जाता है। और फिर इसका जो मेन ड्रॉबैक है हॉट वाटर ट्रीटमेंट में, कि इसमें क्या हो जाता है कि कभी कभी ये भी देखा गया है कि सीड ना किल भी हो जाता है, मतलब सीड की जो इफेक्टिवनेस है, ये जो लूज इट्स जो जर्मिनेबिलिटी होती है ना, जर्मिनेशन की एबिलिटी होती है वो भी, ठीक है। तो अगर ये जो पीरियड ऑफ ट्रीटमेंट एक्सीड करेंगे स्पेसिफाइड टाइम से, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, इसमें शुगर केन के सेट्स में आपको 2 आवर्स तक ही करना है। और लूज स्मट में आपको जो लूज स्मट है, लूज स्मट में आपको तो जो लूज स्मट में आपको जैसे 5 आवर्स के लिए आपको कोल्डनेस में रखना, और 10 मिनट्स के लिए आपको जो ये है हॉट में 50 डिग्री सेंटीग्रेड में 10 मिनट्स के लिए रखना है शुगर कैन लूज स्मट को, ठीक है। और शुगर कैन के सेट्स को आपको 2 आवर्स तक रखना है। अगर आपने ये जो टाइम मैंने आपको दोनों टाइम बताया, इस टाइम से अगर आपने ज्यादा टाइम एक्सीड किया तो जो जर्मिनेशन की एबिलिटी होती है ना, तो वो लूज हो जाती है, ठीक है। कि और सीड कभी कभी ये भी देखा गया है कि सीड मतलब किल हो जाता है। तो ये जो मेथड है हमने इसको रिप्लेस किया दूसरे फिजिकल मेथड से, जैसे कि हॉट एयर, ठीक है, हॉट एयर या एरिएटेड स्टीम देना। और ये ट्रीटमेंट का जहाँ पे सीड क्या है एक्सपोज हो रहा है ओनली टू हॉट एयर या एरिएटेड स्टीम में सीड एक्सपोज हो रहा है। अब नाउ दी हॉट एयर ट्रीटमेंट, हॉट एयर ट्रीटमेंट आप कैसे दोगे, तो यहाँ पे शुगर कैन का जो सेट्स है उसको 50 डिग्री सेंटीग्रेड का हॉट एयर ही ट्रीटमेंट देंगे, और यहाँ पे आपका एलिमिनेट करेगा मोजैक वायरस। जो मोजैक वायरस है ना वो आपका इजीली एलिमिनेट होते हुए दिखेगा। फिर उसके बाद क्या होता है, जो एरिएटेड स्टीम थेरेपी है, तो एरिएटेड जो स्टिम थेरेपी है इसमें क्या होता है कि शुगर कैन का जो सेट है उसको आप एक्सपोज कर दो एरिएटेड जो स्टिंग्स वगैरह में 50 डिग्री सेंटीग्रेड में 3 घंटे के लिए, यहाँ पे भी एलिमिनेट होता है मोजैक वायरस। तो ये दोनों बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है एज कंपेयर टू हॉट वाटर ट्रीटमेंट। बट जो हॉट वाटर ट्रीटमेंट है ना क्या होता है कि जो फार्मर है, तो फार्मर अब कहाँ से करेंगे हॉट एयर ट्रीटमेंट या एरिएटेड स्टीम थेरेपी, है ना।
तो इसी वजह से वो ना गो थ्रू करते हैं हॉट वाटर ट्रीटमेंट की तरफ में, कि वो उनके लिए इजी तरीका होता है। लेकिन उनको ये एक्चुअली सिर्फ ध्यान पे रखना होगा कि टाइम एक्सीड ना हो। अगर टाइम एक्सीड हो गया तो सिड के चांसेस ज्यादा, सिड मतलब फिर उसकी जर्मिनेटिंग जो जर्मिनेशन एबिलिटी है, ठीक है, वो खो देता है, तो वो नहीं हो पाता, फिर जर्मिनेशन नहीं हो पाता। तो इस वजह से हमें वहां पे थोड़ा सा प्रॉपरली केयर करना होगा उस चीज का, ठीक है। अब नेक्स्ट वन है उसमें ही फोर्थ वन, मॉइस्ट हॉट एयर ट्रीटमेंट। तो मॉइस्ट हॉट एयर ट्रीटमेंट ही इफेक्टिव है शुगर कैन को एलिमिनेट करना, ग्रासी शूट डिजीज। ये जो ग्रासी शूट डिजीज है ना शुगर कैन में, ये बहुत ज्यादा होती है, तो इसको एलिमिनेट करने के लिए आप इससे यूज कर सकते हो। इनिशियली क्या होता है, जो सेट्स है ना वो एक्सपोज होता है हॉट एयर में, आप इसको एक्सपोज करते हो 54 डिग्री सेंटीग्रेड में, देन अराउंड फॉर 8 आवर्स, एंड देन यू आर गिविंग टू aerated steam 50 degree centigrade for 1 hour, and finally what will you do कि आप मॉइस्ट एयर ट्रीटमेंट दे रहे हो 54 डिग्री फॉर 2 आवर्स। तो इस तरीके से फाइनली आप जो ग्रासी शूट डिजीजेस को एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट वन है सोलर हीट ट्रीटमेंट। एवरीवन नोज अबाउट द सोलर ट्रीटमेंट, ओके। तो द सिंपलेस्ट ट्रीटमेंट हैज बीन devised in India, ठीक है, डिवाइस्ड इन इंडिया टू एलिमिनेट द पैथोजन ऑफ लूज स्पॉट ऑफ वीट। लूज स्पॉट ऑफ वीट के लिए हम ये जो सोलर हीट ट्रीटमेंट है ये देते हैं। तो सोलर हीट ट्रीटमेंट में क्या होता है, जो लूज स्पॉट ऑफ वीट है ना उसके लिए इफेक्टिव होता है। तो पहले हम प्रीवियसली हमने देखा कि हॉट वाटर ट्रीटमेंट दिया गया था। हॉट वाटर ट्रीटमेंट फॉलोड अस टू एलिमिनेट लूज स्पॉट, ओके, as the thermal depth point of the fungus and the embryo are very close, इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्सटेंसिवली जो आपको एक्सटेंसिव केयर करनी पड़ती है टू बी टेकन अवॉइड द किलिंग द एम्ब्रियो, ओके। तो लूथर ने इस वजह से, क्योंकि हमने ना ये देखा था कि ये जो हॉट वाटर ट्रीटमेंट है ना, हॉट वाटर ट्रीटमेंट में अगर आपका थोड़ा सा भी पॉइंट जो थर्मल डेप्थ पॉइंट है जो है ना, जो थर्मल डेप्थ पॉइंट है जो, वो अगर क्या हुआ इधर का उधर हुआ, तो क्या होगा कि एम्ब्रियो जो हो गया ना वो किल हो जाएगा। तो इसी वजह से एम्ब्रियो को किल होने से, अवॉइड होने से, ठीक है, कि आपको अगर बचाना है कि हॉट वाटर ट्रीटमेंट के थ्रू जो एम्ब्रियो किल हो जाता था तो उसको आपको बचाना है, तो उसी की वजह से जो ये लूथरा है ना, उन्होंने 1953 में इन्होंने एक मेथड निकाला कि एलिमिनेट कर सकते हो आप डीप सीटेड जो इन्फेक्शन है उस्टिलागोनुडा, उस्टिलागोनुडा जो लूज स्पॉट ऑफ वीट का है। तो इसको आपको एलिमिनेट करना है, तो आप इसको कैसे करोगे। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बहुत ही पॉपुलर मेथड जो जिसको हम सोलर हीट और सोलर एनर्जी ट्रीटमेंट बोलते हैं, उन्होंने इसका यूज बताया। तो ये जो सोलर लूथरा ने सोलर एनर्जी ट्रीटमेंट बताया, तो इन्होंने बताया कि ये जो सोलर एनर्जी ट्रीटमेंट है, तो बेसिकली तो जो लुथरा थे उन्होंने क्या किया कि जो सोलर एनर्जी ट्रीटमेंट उन्होंने आइडेंटिफाई किया, ठीक है। उन्होंने 19 जो 20th सेंचुरी है, 20th सेंचुरी में इन्होंने डिस्कवर किया, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि सीड को इन्होंने सोक करके रखा जो कोल्ड वाटर होता है उसमें 4 आवर्स के लिए, और फिर देन उसके बाद ना जो ब्राइट समर है, ठीक है, जो ये समर डेज होते हैं ना जो इसमें अप्रैल मई के टाइम पे, तो उन उस इसमें ब्राइट समर में उन्होंने उसको ड्राई होने के लिए एकदम स्प्रेड करके सुखा दिया, ठीक है। छाव में नहीं सुखाया, उसमें धूप में सुखाया, ओके। फिर उसके बाद अगले 4 घंटे तक उन्होंने उसमें सुखा के रखा। मतलब आपको जो सीड है वो 4 घंटे तक आपको डिप करके रखना है, और फिर वो भी कोल्ड वाटर में, और वहीं आपको एकदम कड़क धूप में आपको 4 घंटे तक उसको सुखा देना है, ओके। तो और वो भी स्प्रेड करके, इकट्ठा करके आपको नहीं सुखाना है, उसको स्प्रेड करके सुखाना है, ठीक है। तो फिर इससे क्या होगा कि जो सीड है ना, ये आपने किया,
इसके बाद अपने सीड को ना ट्रीटमेंट किया, किससे? कार्बोक्सिन या कार्बेंडाजिम से आपने ट्रीट किया 2 ग्राम पर केजी के हिसाब से। अब आपने इसको ट्रीट किया और उसके बाद आप इसको स्टोर करके रख सकते हो। तो बाय दिस मेथड इट इज वेरी यूजफुल फॉर ट्रीटिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ सीड्स। ओके, तो ये मेथड से आप अपने आपके पास जितना भी सीड वगैरह है तो उसको आप एक लाइक लार्ज अमाउंट में आप उसको ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, अब ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेथड होता है। इस मेथड से आप अपने जो आपकी जो सीड्स है उन सीडों को आप ना इजीली स्टोर करके रख सकते हो। कि ऐसा नहीं होता है कि आप अभी तक मैंने आपको जितने भी मेथड्स बताए तो उन मेथड्स में हमने ये बेसिकली देखा कि आप सीड को यूज कर रहे हो, है ना। डायरेक्टली आपने ट्रीटमेंट तो आपने किया और ट्रीटमेंट करने के बाद आप क्या कर रहे हैं, आप उनको स्टोर नहीं कर रहे हो क्योंकि आप उनको स्टोर नहीं कर सकते। अगर जैसे अगर आपने मैकेनिकल तरीका यूज किया तो मैकेनिकल तरीके में भी आप क्या कर रहे हो, आप डायरेक्टली जाके सोइंग कर दे रहे हो। फिर आपने अगर केमिकल तरीका यूज किया है तो केमिकल तरीके में आप क्या कर रहे हो कि केमिकल तरीके में आप उसे मतलब आप स्टोर नहीं कर सकते हो केमिकल तरीके में, क्योंकि अगर आपने स्टोर किया तो वो क्या हो जाएगा, जो एक्टिव जो मटेरियल है ना, जो फंजीसाइड आपने यूज किया है वो अपनी वायबिलिटी को वो खो देता है। ठीक है, फिर उसमें वो इतना वायबल नहीं होता है कि जो पैथोजन के अगेंस्ट वो इतना इफेक्टिव नहीं होता है, इफेक्टिवनेस वो अपनी खो देता है। जितना ज़्यादा टाइम जितना ज़्यादा टाइम हो जाएगा और प्लस सेकेंड थिंग जितना ज़्यादा वो एक्सपोज होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने उसको ट्रीट किया यानी कि वो एक्सपोज हो चुका है एयर में, है ना। तो अब जो वो एक्सपोज हो चुका है तो क्या होता है कि आपको उसको सोइंग करना ही होता है। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि सोइंग आप डायरेक्टली जाके कर दो कि आपने डिप किया देन आप उसके बाद उसको सोइंग कर दो, ऐसा नहीं है। उसको इट टेक्स अ टाइम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फंजीसाइड व्हिच यू आर यूजिंग मींस if you are using systemic fungicide or you are using non-systemic fungicide, according to that you have to be आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस फॉर्म में मतलब इवन तो आप किस फॉर्म में यूज कर रहे हो उसको, किस एप्लीकेशंस के तौर पे आप उसको यूज कर रहे हो, तो यू शुड नो दिस थिंग्स वेरी वेल। ओके, so likewise the seeds are again treated with carbamazine or carbendazim at the rate of 2 gram per kg and then you can store it. Okay, so this is the effective way and method is highly useful for treating a large quantity of seeds a lot. नेक्स्ट वन है सॉइल ट्रीटमेंट। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो सॉइल ट्रीटमेंट है कि ये जो जितने भी पैथोजेंस है बेसिकली सॉइल बॉर्न पैथोजेंस, ठीक है, तो उनके अगेंस्ट जो अगर आप सॉइल ट्रीटमेंट करते हो तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। कैसे कि सॉइल में जो पैथोजेंस है तो जैसे फॉर एग्जांपल पीटीएल हो गया, फाइटोप्थोरा हो गया, फ्यूजेरियम्स वगैरह है ना, तो ये सॉइल बॉर्न पैथोजेंस होता है। तो अगर आप जैसे अगर आपने सीड को ट्रीटमेंट भी अच्छे से किया है फिर भी आगे फर्दर आगे चांसेस होते हैं कि ये जो पैथोजेंस है ये आपके जो सीडलिंग्स वगैरह है, आपके प्लांट्स वगैरह है ना, उनको अफेक्ट कर सके इजीली। ठीक है, तो अगर आप सॉइल में ही ट्रीटमेंट करते हो तो सॉइल में ट्रीटमेंट करते हो एक प्राइमरी मतलब स्टेज में, अगर आप जैसे जब ये पैथोजेंस होता है तो इसमें अगर आप ट्रीटमेंट